तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन संबंधित से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, दुग्ध उत्पादन। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में प्रगति से है। इसके जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन हैं। इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कृषि का वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो जाता है तो वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, सुरती। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 1960 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे के सारे की पॉइंट को देख लेंगे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर, उधमपुर जिले, उत्तराखंड, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। इम्पोर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, केवल रबी की फसलें। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं।
शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती हैं। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा कराते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7। बाढ़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, भेड़ पालन। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी गतिविधियां भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8। तिलहन की फसल के संबंध में तिलहन के फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ए और बी दोनों। देख लेते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दूसरा है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में राबी की है। इम्पोर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार के सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने अपने मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षा भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षित आर्द्रता निश्चित की है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ब्राज़ील से। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। रबड़ अमेजन बेसिन ब्राज़ील में जंगली रूप में उगाने वाले हेविया ब्राज़िलियसिस वृक्ष के दूध को जमाकर प्राप्त किया जाता है। इसके बीज वर्ष 1876 में पारा ब्राज़ील से भारत में लाए गए और 1895 ईस्वी में दक्षिण केरल के पहाड़ियों ढालों पर लगाए गए थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, अरेबिका। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में कहवा की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, अरेबिका एवं रोबस्टा। यह उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथियोपिया देश का पौधा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 12, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। यद्यपि उन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन चारों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है तो आपको पहचानना है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाए पॉइंट गेहूँ। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, जबकि रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट तिरुचिरापल्ली में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय केला अनुसंधान पाया जाता है स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलायची का उत्पादन इनमें से कौन सा राज्य नहीं करता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। छोटे इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है, जबकि बड़ी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार उड़ीसा इलायची उत्पादन नहीं करता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट समान तापमान एवं समान वर्षा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय सामान्यतः वर्षा 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 सेल्सियस से 25 सेल्सियस सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट प्रकंद कहलाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है तथा खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ होने पर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ होने
पर बोई जाती है? चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। इसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, मक्का। मक्का ऐसा फसल है जो वर्ष भर बोया जा सकता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मक्का एक प्रमुख नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे इस वीडियो को, जिससे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस प्रश्न संख्या 20 से हम लोग देखेंगे। और जो साथी इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।